Okay, so I think now we should start. Everyone is here? कि कोई हम माइक ऑन करके भाग गया? तुषार सिंह हो ना? यस सर हूँ ना। हाँ हाँ ठीक। हाँ थोड़ा थोड़ा क्या है कि तुम लोग पर्दे के पीछे हो ना, तो कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ मुझे दिख रहा है 46 लोग हैं और बाद में जब पता चल रहा है कि पर्दे के पीछे कैमरे के उस पर तुम लोग आधे लोग जो है वो डांस कर रहे हैं। चलिए ओके, सो लेट्स स्टार्ट फिजिक्स। छोटा सा पहले हम लोग अभी तक जितना किए हैं उसको एक समराइज कर लें ताकि अपने को वो लिंक जो है वो क्रिएट हो सके। हमने स्टार्ट किया था क्लास व्हाट इज फिजिक्स है, जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और जिसका मेजरमेंट हो सकता है उसको हम लोगों ने फिजिक्स माना। उसके बाद फिर फिजिक्स को हम कैटेगराइज करने की कोशिश किए ऑन द बेसिस ऑफ टू पैरामीटर्स, वन इज मास एंड सेकंड वन इज वेलोसिटी। और इसमें हम लोगों ने फिर डिफरेंशिएट किए कि हाउ न्यूटोनियन फिजिक्स, जो कि एक रियल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम टू अदर फिजिक्स, एक रिलेटिविस्टिक फिजिक्स एंड सेकंड वन इज द क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने शुरू किया था कि दैट क्वांटम फिजिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ एटॉमिक सबएटॉमिक लेवल पार्टिकल्स, जहां पर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही माइनर है, टाइनी है, छोटा है, जो विजिबल नहीं है, इसलिए हम उसके पोजीशंस वगैरह के बारे में कुछ एग्जैक्टली कह नहीं सकते। तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड फिजिक्स है, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था। देन वी हैव स्टार्टेड टू डिस्कस अबाउट we discussed about the properties of light। तो properties of light पे भी हम लोगों ने डिस्कशन में वही न्यूटन्स थ्योरी हम लोगों ने शुरू किया था एंड इट इज फॉलोड बाय हाइगन्स वेव थ्योरी। और उस हाइगन्स वेव थ्योरी को फर्दर प्रोसीड करते हुए हम क्वांटम थ्योरी पर आए थे, जहां पर हमने कहा कि लाइट में ड्यूअल नेचर होता है और लाइट को एज अ पार्टिकल एज वेल एज लाइट को एज अ वेव हम लोगों ने प्रूव किया, जहां पर हमारे पास वेव्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक था उसमें था फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी एंड वेलोसिटी। पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने मास, मोमेंटम, वेलोसिटी एंड एनर्जी को लिया और फोटॉन को ऐसा वेव एज वेल एज ऐसा पार्टिकल हम लोगों ने प्रूव किया। ये थोड़ा सा और प्रोसीड हुआ और इसमें आगे आकर के फिर हम लोगों ने डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस ऑफ मैटर भी पढ़ा, जहां पर डी ब्रोगली ये कहता है कि दैट ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, ड्वेल नेचर इज नॉट लिमिटेड टू लाइट, मींस लाइट में ही ड्वेल नेचर नहीं होता बल्कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट इसमें ड्वेल नेचर हो सकता है। यशवर्धन, हेलो, यशवर्धन, मैं तो यही क्लास ले रहा हूँ, कब से ले रहा हूँ? आपके अंतिम ब्लॉक में जो ऊपर में जो कंप्यूटर लैब है, ऊपर में कौन सा कंप्यूटर? कार्नर वाला, हाँ। वहाँ 60 का लैब है और बीच में पार्टीशन का दरवाजा नहीं है, वहाँ पे 2 अपन लगा सकते हैं। लगा दीजिए, प्रदीप के पास है शायद उसका, ये उसका चाबी आप बात कर लो क्योंकि वो पता है ना कैसे टाइप की। हाँ ठीक है, मैं उसको लगवाता हूँ। हाँ बोलता हूँ, बता दीजिएगा। हाँ जैसा लगा दियो। हाँ ठीक, ओके दैट्स गुड। ओके सो फिर हम लोगों ने डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस थोड़ा सा प्रोसीड किया। उसमें ये कहा गया कि दैट ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, दिस इज नॉट ड्वेल नेचर इज नॉट लिमिटेड टू लाइट ओनली। हर ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है उसमें ड्वेल नेचर हो सकता है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। और उन्होंने फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, एक ब्रिज इक्वेशन का कांसेप्ट हमने रखा था, दैट द कांसेप्ट वाज ब्रिज इक्वेशन इट्स इक्वल टू लैम्डा इट्स इक्वल टू h अपॉन p, जिसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वेव थ्योरी वेव नेचर बता रहा है और राइट हैंड साइड पार्टिकल नेचर बता रहा है। इसी को मॉडिफाई किया, इस मोमेंटम को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था एनर्जी में, और उस एनर्जी को भी लेट तक ज्वाइन करने का, यार ये इसको बंद करना पड़ेगा, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाह रहा हूँ लेकिन नुकसान हो जाएगा तुम लोगों का करके। स्ट्रिक्ट नहीं होता तो तुम लोग आराम से ज्वाइन कर, अभी भी 10:42 में 2 लोग ज्वाइन किए हैं। प्लीज ट्राई टू ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल, अदरवाइज कमर्शियल ब्रेक। हाँ जी, उन लोगों को लिंक नहीं मिला था अभी तक। क्यों? मैं तो ग्रुप में फिर से उसको कर दिया था, ये यही लिंक है। सेम लिंक आई एम यूजिंग, मैं कोई नया लिंक नहीं दे रहा हूँ। जो ये जिस लिंक से मैंने क्लास शुरू किया है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक लिंक घूम गया तो मैं दूसरा लिंक जनरेट किया और मैं सेम लिंक से ज्वाइन करता हूँ ताकि किसी को लिंक का लफड़ा ना हो। उस लिंक को सेव करके रखो और उसमें ज्वाइन करते जाओ। एनीवेज, सो हम लोगों ने फिर इस इक्वेशन को एनर्जी के फॉर्म में मॉडिफाई किया और 3
प्रकार के बॉडी के लिए, एक है मैकेनिकल बॉडी, उसका एनर्जी लिया, और एक चार्ज पार्टिकल लिया और एक गैस मॉलिक्यूल से लेकर हमने इसको मॉडिफाई किया, थोड़े मोड़े कैलकुलेशन किए और ये प्रूफ किया कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज अगर छोटा है, मास इफ मास टेंड्स टू 0, मास नेग्लिजिबल है, कम से कम हो, मिनिमम हो, तो उस केस में हम उसका वेवलेंथ मेजरेबल रेंज पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस जो ड्वेल नेचर होता है मटेरियल का, वो ड्वेल नेचर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना छोटा है। इलेक्ट्रॉन को एग्जांपल लेकर के हम लोगों ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि बहुत कम है, एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल है, तो हम उसको ऐसा वेव, ऐसा पार्टिकल हमने कैलकुलेट किया एंड ये पाया कि दैट कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव, दैट इज एक्चुअली द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव है, तो उसको हम लोगों ने मैटर वेव कहा। सो द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव, दिस इज ट्रू फॉर very small particles, atomic subatomic level particles, just like electron, protons, atoms. And इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेविएशन गर्मर का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने यूज किया। डेविएशन गर्मर के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐसा सोर्स लिया गया और उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हम लोगों ने दो तरीके से किया। पहला हम लोगों ने वो जो कन्वेंशनल मेथड जिससे वेवलेंथ कैलकुलेट किया जाता था, जैसे एक्सरे का वेवलेंथ कैलकुलेट करने की बारी आई तो एक्सरे का वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन कराया जाता है और उस एक्सरे डिफ्रैक्शन में ब्रेग्स इक्वेशन यूज करते हैं। तो पहला हम वही कन्वेंशनल मेथड जो डिफ्रैक्शन का मेथड है, उस डिफ्रैक्शन मेथड हमने यूज किया, जिसमें हम लोगों ने फार्मूला लगाया था, दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू tan लैम्डा। दिस इज ब्रेग्स इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम लोगों ने वेवलेंथ कैलकुलेट किया जो कि 1.64 1.65 के आसपास आया था। इसके बाद डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने वेवलेंथ कैलकुलेट किया, जिसका वैल्यू हम लोगों ने 1.67 एंगस्ट्रॉम के आसपास लाए थे। तो इस तरह से ये दोनों वेवलेंथ जो है वो कंपेरेबल है, मींस दैट कांसेप्ट ऑफ मैटर वेव गिवन बाय de Broglie, this is almost true, but this is applicable only for small particles. अगर छोटे पार्टिकल्स हम ले रहे हैं तो उस पार्टिकल के लिए मैटर वेव का कांसेप्ट लिखो। ओके, अब नाउ नेक्स्ट स्टेप, अगर मैटर वेव है, अगर वेव की बातें कह रहे हैं तो उस वेव के साथ वेव की और भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? वेव्स में अगर हम जैसे अगर कोई लाइट वेव पढ़ते हैं, मैकेनिकल वेव पढ़ते हैं और भी बहुत सारे वेव्स हम लोगों ने पढ़ा है, तो उस वेव में कुछ चीजें हम चाहते हैं। अगर एक वेव है, इफ ये दिख रहा है तो मैं लिख रहा हूं, क्लियर है? Yes, sir. If there is any wave, ये वेव अगर हम मान रहे हैं कि कोई वेव है, तो हम कैसे मानेंगे कि वो एक वेव है? तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हमें काउंट करनी पड़ेगी। If there is any wave, means first wave must have first wavelength, जो हम लोगों ने वेवलेंथ होनी चाहिए। वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये हो गया। सेकंड, अगर वेव है तो उस वेव का अपना एक वेलोसिटी होनी चाहिए। थर्ड, अगर वेव है तो उसका अपना एक वेव इक्वेशन होनी चाहिए, वेव फंक्शन होनी चाहिए। फोर्थ, उनका अपना एक वेव इक्वेशन होनी चाहिए। With the help of mathematics, we interpret wave. जो वेव हमको विजुलाइज होता है, दिखता है, उस वेव को हम मैथमेटिकली इंटरप्रेट करते हैं और उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं उसका वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है, वेव फंक्शन क्या है, वेव इक्वेशन क्या है। ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो उस वेव के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब हमने कह तो दिया कि मैटर वेव है। मैटर वेव क्या है? मैटर वेव जो है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसके साथ एसोसिएटेड वेव मैटर वेव है। अब इस वेव का वेवलेंथ कितना होता है ये भी हम लोगों ने बता दिया बाय यूजिंग डी ब्रोगलीस रिलेशन। बाय यूजिंग डी ब्रोगलीस रिलेशन, इट्स वेवलेंथ मींस द फर्स्ट पार्ट, दिस वन, दिस लैम्डा इज गिवन इज इक्वल टू h/p। ये हम लोगों ने निकाल दिया कि इसका वेवलेंथ कितना होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दी। बट व्हाट्स अबाउट ऑल दीस थ्री? उस मैटर वेव का वेलोसिटी कितना होगा? एक क्वेश्चन ये है। सेकंड, उस मैटर वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे वेव फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, कौन सा वेव फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? थर्ड, अगर वो मैटर वेव है तो उस मैटर वेव का वेव इक्वेशन कैसा होगा? तो सबसे पहले तो ये
वेव फंक्शन क्या होता है, वेव इक्वेशन क्या होता है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उसको मैटर वेव के फॉर्म में, मैटर वेव के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकें। वेव फंक्शन तुम लोगों ने यूज किया है कभी? वेव फंक्शन पढ़े हो? मेरे को तो कुछ याद नहीं है सर। अभी है वेव तो पढ़े हो ना? वेव पढ़े हो ना? तो पढ़े हैं वेव पढ़े हो सर। h nu नॉट यस x व्हाट इज वेव फंक्शन एंड वेव इक्वेशन। चलिए मैं तुम लोग जो कन्वेंशनल अभी पढ़े हो मैं उसी से शुरू कर रहा हूं ताकि मैटर वाला तुमको समझ में आ सके कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो तुम लोगों ने किसी को याद आ रहा है क्या वेव फंक्शन वेव इक्वेशन? सर फोटो इलेक्ट्रिक में था क्या सर? फोटो इलेक्ट्रिक में था। दोनों में से एक जने बोलो, सौम्या या स्मृति? हाँ सौम्या बोलो। The minimum amount of energy required to eject an electron from a metal surface is the wave function. No, this is not related to energy. It's just a function. Function तो जानते हो ना? वर्क फंक्शन है। Yeah, that is work function. Yes sir. हाँ, वर्क फंक्शन क्वांटम थ्योरी में आता है। That is not wave function. Wave function is different. स्मृति तुम कुछ कहना चाह रही थी? मैं भी वर्क फंक्शन के लिए बोल रही थी, फोटो इलेक्ट्रिक। अच्छा तुम भी वर्क फंक्शन के लिए बोल रही थी, तो वो दैट इज अ वर्क फंक्शन जो कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज वर्क फंक्शन, इट्स नॉट वेव फंक्शन। चलिए मैं थोड़ा सा एक इक्वेशन लिखूं फिर धीरे धीरे तुमको याद आने लगेगा। प्रॉब्लम क्या है कि एग्जैक्टली वो क्या है तुम लोग अभी तक फिजिक्स में या तुम लोग को जीटन से पढ़ाया गया होगा या तुमने जीटन से पढ़ा होगा, है ना? मुझे पता नहीं कि कितना यहाँ है। चले देखते हैं। तुम लोग इस प्रकार की इक्वेशन पढ़ा होगा, दिस y is equal to a sin of cos sin omega t minus kx। ये रिलेशन याद आ रहा है? यस सर। y is equal to a sin omega t minus kx। सबको याद आ रहा है ये रिलेशन? विपुल? यस सर। याद है ना? पढ़े ऐसा लग रहा है पर एकदम पढ़े ऐसा लग रहा है जस्ट साउंड के केस में या प्रोग्रेसिव वेव। जनरली दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। स्कूल में नहीं पढ़ाते थे। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। तुम लोग बहुत सारे कोचिंग करते रहते हो यार, वहां तो पढ़ाए हुए कुछ। सो y is equal to a sin omega t minus kx। ये रिलेशन कितने लोगों को याद है? कोई ऐसा है जिसके लिए एकदम बिल्कुल लग रहा है कि एकदम बिल्कुल नया है, ऐसा कुछ लग रहा है? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबने थोड़ा बहुत यूज किया होगा। क्यों प्रांजल? वेव ऑप्टिक्स में पढ़े हैं। हाँ सर याद है सर। वेव ऑप्टिक्स याद है ना? हाँ। सो ये रिलेशन y is equal to a sin omega t minus kx and this is known as the wave function। इसको वेव फंक्शन कहा जाता है। यही है वेव फंक्शन। Here ये वन डायमेंशनल है, so this is written as equal to y is equal to the function of x and t टाइम है, so x and t। y एक्चुअली द फंक्शन है x और t का, मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन से लिखा जाता है। तुम लोगों ने सेट सबसेट्स वगैरह पढ़ा होगा ना, तो उस समय फंक्शन डिफाइन किया जाता है। आई थिंक 9th क्लास में 11th क्लास में मैथमेटिक्स रहा होगा, है ना? फंक्शन वाला, सेट सबसेट्स वाला। तो यहाँ पर this y, this is the function of x and t। इसको x और t का फंक्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर t जैसे एक पैरामीटर है और यहाँ पर x जैसा एक पैरामीटर है। ये 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, x y z and t हो सकता है। मींस हम इस y को ऐसा लिख सकते हैं, y is equal to f x y z and t। अगर कोई ये 3 डायमेंशनल केस हो, हम यहाँ पर 1 डायमेंशनल वेव की बात कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशनल भी हो सकता है x y z के टर्म में। तो दिस इज f x y z and t। सो दिस इज द वेव फंक्शन। इसको वेव फंक्शन कहा जाता है। और ये वेव फंक्शन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज, उस वेव की लगभग सारी प्रॉपर्टीज इस वेव फंक्शन के अंदर होती है। जैसे एक प्रोग्रेसिव वेव की हम प्रॉपर्टीज को लेकर के चले, तो यहाँ पर ये अगर एक वेव है, लेट्स हैव दिस इज अ वेव, दिस इज द वेव, देन दिस y, दिस इज सो ये y है, यहाँ पर this is a, so this y is known as displacement। इसको displacement कहते हैं। धीरे धीरे सब याद आते जाएगा। This is y is known as a displacement। Second, this a
A is known as, A को क्या बोलते हैं? Amplitude. Amplitude. So this is known as amplitude. This is amplitude. Next is this omega. Omega is what? Angular frequency. Angular frequency. So this is angular frequency. And this angular frequency omega, this is correlated with regular frequency 2 pi mu. This is equal to 2 pi mu. And this is also related to time period 2 pi by t. So this is the angular frequency omega. Okay, और एक पैरामीटर बच गया. This one, this is k. K को क्या कहते हैं? What is k? Wave number होता है शायद. This is wave number. Yes, wave vector or wave number. So this is wave vector or wave number. And this actually wave number k, it is equal to 2 pi by lambda. Very good. तो यहाँ पर ये एक वेव फंक्शन है. दिस y is equal to a sin omega t minus kx और ये y डिस्प्लेसमेंट a है. एम्पलीट्यूड इज एक्चुअली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. एम्पलीट्यूड जो रहता है उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. दिस इज a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना. सो दिस इज a. अब क्वेश्चन ये है, ये तो हमने उसका नाम दे दिया. y is the displacement, a the amplitude, this is angular frequency, in this case the wave number. क्वेश्चन ये है कि this y is actually the displacement, means displacement of what? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नाम दे देने से नहीं होता है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट? किस चीज का डिस्प्लेसमेंट है ये? एनीवन? सर वो पार्टिकल का जिसका जो अपने कोई पोजीशन से कहीं दूसरी पोजीशन पे गया हो. कौन? वेव का डिस्प्लेसमेंट है. पार्टिकल. किस चीज का पार्टिकल? कौन सा पार्टिकल? सरदार बलवंत सिंह टुटेजा, तुम कुछ कहना चाह रहे हो और अच्छा कह रहे हो, बोलो बलवंत. सर पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है सर. वो पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है. कौन सा पार्टिकल? सर जो वेव नेचर शो कर रहा है, जिसका ग्राफ बना रहे हैं. सर ये जनरली प्रोग्रेसिव है. प्रोग्रेसिव है जो है किसी मीडियम के थ्रू जाता है, थ्रू करके जाता है. तो ये एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट बताता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम. इसका उस वेव के साथ एग्जैक्टली ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन जिस मीडियम से होकर के जा रहे, जैसे अगर हम पानी में जो वेव लहरें उठ रही है, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है, वो जो मीडियम की जो पार्टिकल है, तो उस मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताता है y. ये एम्पलीट्यूड जो बता रहे हैं, ये उसी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताता है. ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू व्हिच दैट वेव इज प्रोपेगेटिंग. गेटिंग? तो ये जो y और ये a है, ये y और a उस मीडियम के प्रॉपर्टीज बताता है जिस मीडियम से हो करके वो वेव प्रोपेगेट हो रहा है. Take the point? Any doubt? नो सर. Is it clear ना? है ना? तो हमने ये जो इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन के हर पैरामीटर का इंडिविजुअल सिंगल पैरामीटर का अपना एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, फिजिकल इंपॉर्टेंस है. y बता रहा है उस मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, a बता रहा है उस मीडियम के पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. अगर उस वेव की प्रॉपर्टी के बारे में हमें जानना है, तो वो वेव की प्रॉपर्टीज रहता है इसके अंदर, ओमेगा t minus kx. This omega t minus kx is known as phase phi. It is equal to omega t minus kx. अगर उस वेव की प्रॉपर्टी अगर को हमें जाननी है, तो वो वेव की प्रॉपर्टी ये इस फेस एंगल या फेस के साथ कोरिलेटेड होता है. कुछ जगह अगर हम ये नोट कर रहे हो क्या चार्ली, मैं बता दूं. ऐसे में मैंने कचरा कर डाला पूरा इधर उधर लिख करके. हाँ यार स्नैपशॉट ले लेते हैं. तो जस्ट अ सेकंड. अच्छा स्नैपशॉट ले.
ओके चलिए, नो प्रॉब्लम। ओके सर। Okay. So this is the physical interpretation of all the parameters associated with this wave function y. अब अगर बाय द वे हम वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम we can calculate through which that wave is propagating, then just we have to calculate dy by dt. ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा वेलोसिटी को 11th क्लास में। डिफरेंशियल के फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, लिख सकते हैं? यस सर। ये बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना? वैसे अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो a is equal to dt by dt and this is equal to del square y by dt square. ये लिखते हैं। ओके, यस सर। चलिए, तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, उस पार्टिकल का वेलोसिटी है जिस मीडियम से होकर के वो वेव प्रोपेगेट हो रहा है। अगर हमें उस वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करना हुआ तो हमें इसको लेना है। तो मैंने कहा है कि उस वेव की प्रॉपर्टी जो वेव हमने डिजाइन किया, तो उस वेव की प्रॉपर्टी इस फेस एंगल पे डिपेंडेंट है। तो चलिए, उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा, ये बता रहा है मीडियम के बारे में, ये पूरी मीडियम से है, मीडियम से उस वेव की प्रॉपर्टीज को लेकर के चले। उस वेव की प्रॉपर्टीज में फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी विल बी न्यू इज इक्वल टू दैट ओमेगा बाय 2 पाई। कैलकुलेट कर लेंगे कि फ्रीक्वेंसी है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी है। अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहें तो दिस इज 1.t और दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय t, दिस इज ओमेगा, और t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये टाइम पीरियड निकालिए, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड उस वेव का हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर्स हैं, हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेकंड अगर वेवलेंथ निकालना है तो हमारे पास सेकंड टर्म है, एंड दैट टर्म इज k. If you know about this wavelength, okay, this is 2 pi by lambda, और lambda is equal to 2 pi by k. तो हमारे पास वेवलेंथ भी हो गया, ये वेवलेंथ हो गया और ये फ्रीक्वेंसी। तो उस वेव का वेवलेंथ और उस वेव की फ्रीक्वेंसी हम इस दोनों पैरामीटर से ओमेगा और k से कैलकुलेट करते हैं, और इन्हीं दोनों पैरामीटर से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो ये शायद इधर दिखाई नहीं पड़ता ना, मैं यहीं पे लिखता हूं। चलिए, नाउ आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। सो द वेलोसिटी ऑफ वेव, इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं इसी टर्म को लेकर के चल रहा हूं। जस्ट वी टेक दिस ओमेगा t माइनस k x इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी वेव का फेज सिंगल होता है जहां मेजरेबल रेंज पर वो कांस्टेंट होता है। तो दिस ओमेगा t minus kx दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट करने पे होता है दैट इज ओमेगा dt minus k dx इट इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? ये डिफरेंशिएशन सही है? यस सर। यस सर। So this is omega dt minus k dx is equal to 0, and this just मैं थोड़ा सा और कैलकुलेट कर रहा हूँ। this dx by dt it is equal to कितना हो जाएगा, बताओ मुझे, dx by dt कितना आएगा, ओमेगा बाय के। ओमेगा by k। so this is equal to omega by k, and this dx by dt is nothing but just the velocity. So one can write this velocity which is represented as vp. This is actually known as phase velocity. This is known as phase velocity. So that phase velocity is the velocity of that wave. So this phase velocity vp is equal to omega by k. Omega by k के बराबर होता है। So vp or that velocity of that wave, this is equal to omega by k. इसको और थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें, ओमेगा की वैल्यू रख दो, तो दिस vp is equal to 2 pi mu
and k is equivalent to 2 pi by lambda. So this is dp it is equivalent to mu multiplied by lambda. Check it. तो कैलकुलेशन सही है कि नहीं है ना? Is it okay? क्वेश्चन बोलो सर, ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव है ये मीडियम पे किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं करता क्या? मतलब कितने मीडियम से जाएंगे? नहीं, ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे पहला, इसीलिए थोड़ा कंसेप्चुअली हर चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज फ्री फ्रॉम मीडियम, क्योंकि अभी हम उस पे आने वाले थोड़ा सा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में ये जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन कैसा होगा? दिस इक्वेशन इज E is equal to E naught sin omega t minus kx। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कोई मीडियम है ना, तो उस मीडियम पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या मैग्नेटिक फील्ड मिलता है B is equal to E naught sin omega t minus kx। लेकिन अगर एक मैकेनिकल वेव ले रहा है, इस प्रकार के प्रोग्रेसिव वेव की हम बात करते हैं, तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है। इसलिए हमने कहा ना कि दिस वाई ये मीडियम शो करके जा रहा है, तो ये मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ये उस मीडियम के पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। वो मीडियम को कितने फ्रीक्वेंसी से आए, कितना उसका एक्सेलरेशन होगा, अपने साथ कितने वेलोसिटी से उसको प्रोपेगेट कराएगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वाई। लेकिन जब उस वेव के बारे में बात करें तो वो वेव के बारे में हम सारे पैरामीटर से कैलकुलेट करते हैं। और ये जो वेलोसिटी हमने निकाला, बेस वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट वेव। अब वेव किसी मीडियम से होकर के जा रहा है तो मीडियम पे डिपेंड तो करेगा। इवन लाइट के बारे में जब होता है तो लाइट की स्पीड कम हो जाता है मीडियम में, तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा। अगर हम लाइट की स्पीड हम ले रहे हैं दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज द स्पीड इन द वैक्यूम। लेकिन जब मीडियम से होकर के अगर कोई जाता है तो उसकी वेलोसिटी उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तुम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा होगा, म्यू इट इज इक्वल टू c by v, सो v इज इक्वल टू c by म्यू, है ना। इतना उसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी ऐसे किस रहता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाता है। अगर कोई वेलोसिटी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो लैम्डा भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो लैम्डा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो किसी मीडियम से होकर के अगर कोई वेव अगर कोई प्रोपेगेट हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होता है, और वेलोसिटी अगर कोई चेंज होता है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी ऐसे किस रहता है, वो उतना वो वाइब्रेट कराता है। ठीक है, तो ये तीनों पैरामीटर्स में से वन इज द वेलोसिटी, दिस इज द फेस वेलोसिटी, सेकंड द फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड वन इज लैम्डा। ये रिलेशन बार-बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा वेलोसिटी। सी के केस में हमने अभी जस्ट कुछ एक आध दो लेक्चर पहले हमने सी के केस में इसको लिया था, दैट सी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये हम लोग डायरेक्टली यूज किए थे। सो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, हमने यही रिलेशन है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। This velocity, that phase velocity is correlated with frequency and wavelength। और इसका डेरिवेशन बड़ा सिंपल है और बहुत भयंकर डेरिवेशन है ना। हमने क्या किया डेरिवेशन के लिए? सिंपल सा ये जो फेस वाला टर्म है इसको कांस्टेंट लिया, इसको डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट कराने के बाद 11th क्लास के फिजिक्स में जानते हैं कि दिस टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू वेलोसिटी। अब चूंकि ये फेस से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम दे दिया दिस इज फेस वेलोसिटी एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। ओमेगा की वैल्यू हमने रख दिया 2 पाई बाय न्यू, के की वैल्यू हमने रख दिया 2 पाई बाय लैम्डा। अब ये लैम्डा इधर ट्रांसफर हो गया, सो b इज इक्वल टू लैम्डा और रिलेशन आ गया, दिस इज दैट रिलेशन। अब फेमस रिलेशन जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। So what I am trying to say here is we have a wave function, और इस वेव फंक्शन में उस वेव साथ ही साथ जिस मीडियम से होकर वो वेव प्रोपेगेट हो रहा है उस मीडियम की सारी जानकारी इस वेव फंक्शन के अंदर है। y बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इवन दैट वेलोसिटी। ओके, इसी के बेसिस पर आगे जा करके वेव इक्वेशन भी ड्राइव किया। ये हो गया, बता दो। यस सर। साथ साथ करते जाओ, है ना, कभी-कभी भूल जाता हूं, फिर गड़बड़ हो जाता है। सो दिस इज द वेव फंक्शन। अगर वेव इक्वेशन अगर तो कैलकुलेट करना हुआ तो व्हाट वी डू इज जस्ट टू डिफरेंशिएट दिस। थोड़ा मैथमेटिक्स से डिफरेंशिएशन आता है ना, मैथमेटिक्स करते जाना है। फर्स्ट मुझे बताते जाना क्या है, dy by dx निकालो, सेकंड del स्क्वायर y by del x स्क्वायर निकालो, थर्ड dy by dt निकालो, एंड फोर्थ
डेल स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। जल्दी से करते जाओ, तुम बताते जाओ, बताते जाओ। दिस इज द फंक्शन y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx dy by dx। मैथमेटिक्स करके देखो, नहीं आएगा तो फिर अपन करेंगे। चलिए बताइए dy by dx कितना है? कितना आ रहा है? आता है ना सक्सेसिव डिफरेंशियल करना? ये भी भूल गए? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कंफ्यूजन हो गया। अच्छा इसमें कंफ्यूजन, चलिए मैं एक ये मैं कर देता हूँ दोनों, बाकी इसको फिर तुम लोग कर लो, ठीक है? ये मैं कर देता हूँ dy by dx, दिस इज द y, ये x वाला टर्म है, so this dy by dx is equal to a sin का क्या हो जाएगा? cos sin हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस kx। पास हो गया? ओके, इसके बाद इधर वाला जो टर्म रहता है इसका डिफरेंशियल करके इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो ये टर्म तो t का फंक्शन है, सेकंड टर्म जो है वो x का फंक्शन है, so this is minus k। इज इट क्लियर? yes sir सही है? yes sir same है यस सेम है, यही है। हाँ, तो sin का जो हो जाएगा sin तुम्हारा a cos ओमेगा t minus kx and this is minus k। अब इसको फिर से मैं इसको डबल निकालना, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है ना? तो दिस इज a cos का क्या हो जाएगा? माइनस a sin होगा। हाँ माइनस, है ना? so this is माइनस sin ओमेगा t minus kx, और यहाँ पे माइनस k ऑलरेडी है ये, और इसमें फिर से एक बार माइनस k आएगा। ओके, एक बार फिर से करो, देखो ये हो गया तुम्हारा, पहले y को मैंने कराया एक dx से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो दिस इज a sin हो गया cos। तो ऐसे ही पूरा टर्म मैंने लिख दिया cos ओमेगा t minus kx। चूंकि ये सक्सेसिव डिफरेंशियल है, तो ये जो पैरामीटर है, क्योंकि दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x, तो इस पैरामीटर को मैंने डिफरेंशिएट किया, तो ये तो x का फंक्शन नहीं है, ये तो t का फंक्शन है, तो इसका 0 हो जाएगा। सेकंड टर्म है इसमें x है, तो इसका डिफरेंशियल होगा, तो माइनस के x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट इज माइनस के। ये कांस्टेंट है ना? इसको फिर से मैं डिफरेंशिएट करा रहा हूं, तो a इज एज इट इज कांस्टेंट, cos का हो जाता है माइनस sin, तो माइनस sin के साथ ये पूरा पैरामीटर मैंने ले लिया। अब इसको फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट कराऊंगा, तो यहां पर फिर से एक माइनस के आ जाएगा, सो दिस इज माइनस के, और ये माइनस के ऑलरेडी यहां पर है। तो अल्टीमेटली ये दोनों माइनस माइनस हो गए प्लस, एक माइनस साइन यहां पे बचा रहेगा, और a sin ओमेगा t को मैं वापस लिख सकता हूं y, सो दिस इज इक्वल टू माइनस k स्क्वायर y। लिखा जा सकता है? ये k स्क्वायर हो गया, माइनस साइन है तो माइनस k स्क्वायर, और a sin ओमेगा t माइनस k x को मैं y लिख सकता हूं, तो इसलिए इसको लिखा गया दिस डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू माइनस k स्क्वायर y। ओके, यस सर। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो ये एक इक्वेशन ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वैसे अपने सेकंड को करने देते हैं, यहाँ पर dy by dt है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना मतलब ये वाला टर्म डिफरेंशिएशन में आएगा। सो व्हाट वी हैव, दिस dy by dt, दिस इज a cos ओमेगा t minus kx, केवल पहले वाला टर्म हो गया, sin का मैंने कर दिया पास। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x वाला टर्म को नहीं करना है, t वाला टर्म को करना है, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, नो माइनस साइन, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो पहले डिफरेंशिएशन हो गया, यस सर।
सेकंड फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हो जाएगा तुम्हारा a और cos को हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t माइनस kx एंड एक ओमेगा फिर से यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर अनदर ओमेगा, दिस इज द टर्म। यस सर। ओमेगा स्क्वायर बाय हाँ ओमेगा स्क्वायर के साथ में आ जाएगा, सो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 with equation 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को इससे इसको डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा देखो, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, हाँ दैट इज डेल स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर अपॉन del square y by dx square is equal to omega square by k square। Okay, and this omega by k is nothing but v, हम इसको v के बराबर लिख सकते हैं, so this is equal to del square y by del t square is equal to v square del square y by del x square। Or one can also write this is del square y by del x square is equal to 1 upon v square del square y by del t square। This is known as wave equation। इसको wave equation तुम लोग जब मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो इस प्रकार से एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं साइन है cos के टर्म में, और ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में दिया आता है आउटपुट के फॉर्म में। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, दिस इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स में कराया जाता है। ओके, सो दिस इज द वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन। एक बार फिर से कैलकुलेशन, मैंने कोई चीज मिटाया नहीं है, एक बार फिर से सारे कैलकुलेशन को ओवरव्यू कर लें हमने क्या किया है और इसको कैसे लाया है। सर उसका एक बार प्रोनाउंस कर दीजिए ना। कौन सा सर? वही वेव इक्वेशन के एक बार प्रोनाउंस कर दीजिए ना। ओके ओके यार, सो दिस y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx से हम लोगों ने किया, स्टार्ट किया, देन हमने फर्स्ट डिफरेंशियल किया x के टर्म में, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन किया, सेकंड डिफरेंशियल किया x के टर्म में, इसके बाद इसको t के टर्म में डिफरेंशिएट किया और t के टर्म में सेकंड डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया। इसके बाद ये जो इक्वेशन है इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर दे, मैंने दूसरे से पहले को कर दिया ताकि वो b स्क्वायर आ जाए, ओमेगा स्क्वायर बाय t स्क्वायर, अदरवाइज इससे भी इसको डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो del स्क्वायर बाय dt स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर, क्योंकि यहां पर y टर्म में कॉमन है जो कि कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज del स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू सिंस ओमेगा अपॉन k इज इक्वल टू v, ये हम लोगों ने फेस वाला सर्टिफिकेट टर्म में निकाला था, या उसको v भी लिख सकते हैं चाहो तो। सो दिस इज दैट 1 upon v स्क्वायर, सो दिस del स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर del स्क्वायर y बाय dt dx स्क्वायर, या इसको इस साइड में अगर को कर ले तो del स्क्वायर y upon dx स्क्वायर, the double differential of y with respect to x, it is equal to 1 upon v square, 1 upon v square multiplied by del square y upon dt square. This is the double differentiation of this y with respect to t. This is known as wave equation of Lagrange। ये differential equation है, partial differential equation है। This is the wave equation।
ओके, तो ये वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन, ये हम मैटर वेव के केस में भी यूज करेंगे। मैंने तो जनरली इसको इसलिए तुम्हें समझाया कि हम अभी तक प्रोग्रेसिव वेव के केस में या ऑर्डिनरी वेव के केस में जो लेते हैं उसको हम इस ढंग से लेते हैं। ये कौन है भाई? DDPY-TV, ये कौन है? डबल TPY-TV, जो ज्वाइन करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए सफिशिएंट है ना? यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और मैटर वेव के कंसेप्ट में लेकर के इसको थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं मैटर वेव में कितना सक्सेसफुल होते हैं। वहां पर भी हम वेव फंक्शन डिफाइन करेंगे और वेव फंक्शन डिफाइन करके इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, गुड वन।